हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पार्थ पटेल। मैं भी इंडिया से यहाँ पर लैंड हुआ एक वीक पहले। और मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो भी प्लान कर रहे हैं दिसंबर या जनवरी में आने के लिए थ्रू डायरेक्ट फ़्लाइट अगर चालू रहती है तो। सो कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे भी कन्फ्यूजन था पहले, लेकिन मुझे बताने वाला कोई नहीं था, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें सब कुछ कवर हो जाए। सो मुझे जो कन्फ्यूज़न था वो किसी और को ना रहा। सो फर्स्ट थिंग जो है वो कि सब मोस्ट ऑफ सबकी अभी डायरेक्ट फ़्लाइट्स जिनकी भी है वो अपने होम टाउन से फ़्लाइट लेते हैं। लाइक मेरी वडोदरा से दिल्ली थी और फिर दिल्ली से टोरंटो थी। तो मेरी वडोदरा की दिल्ली की फ़्लाइट्स मॉर्निंग में थी 7:10 पे। सो मैंने वो फ़्लाइट बोर्ड की और फिर मैं दिल्ली लैंड हुआ और मैंने ऑलरेडी RT-PCR बुक करवा दी थी ऑनलाइन। मेक श्योर कि आप भी बुक करवा दें ताकि आपको लाइन या लाइन्स में खड़ा ना रहना पड़े। काफ़ी लंबी लाइन होती है, अभी थोड़ी कम हो गई लेकिन पहले काफ़ी लंबी लाइन होती थी। तो मेक श्योर आप पेमेंट भी ऑनलाइन कर लें ताकि वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा स्मूथ रहे। और वहाँ पे जाके बस मैंने RT-PCR टेस्ट दिया। फिर मेरा 18 आवर्स का ले ओवर था, तो कुछ ऐसा साथ में रखिए जिससे आप टाइम पास कर सके 18 आवर्स तक, क्योंकि बहुत हार्ड है इतने घंटे अकेले बिताना। मेक श्योर कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी आप करते रहे ताकि आपका माइंड भी डाइवर्टेड रहे। और उसके बाद दिल्ली होल्ड हुआ। फिर दैन शाम को RT-PCR टेस्ट दोपहर के मुझे आ गया था 5-6 घंटे के बाद ही। सो कितना इशू नहीं था। किसी का अगर होता है कि 6 या 8 घंटे का लेओवर है वहाँ पे, तो वो भी नॉर्मल RT-PCR ले सकते हैं। रैपिड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 4-5 घंटे में ऑलमोस्ट सबके आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत लोग पूछते थे कि RT-PCR की हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगा नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि एक ही जगह पे RT-PCR टेस्ट चेक हुआ था जहाँ पे हम बोर्डिंग के लिए जाते हैं एयर इंडिया में। मेरी एयर इंडिया थी, अब एयर कनाडा हो सकती है। मैं एयर इंडिया में गया था तो मुझे वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे मुझे मांगा था और वो भी मैंने मोबाइल में से दिखा दिया था और वहाँ पे वो चल गया था। और कहीं भी मुझे नहीं मांगा है, ना कनाडा में ना कहीं और भी। सो इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। अगर आपके पास टाइम है और आप लेने जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोर्डिंग। जब हम रात को बोर्डिंग करते हैं, क्योंकि मेरी एयर इंडिया की फ़्लाइट 3:30 बजे की थी, तो मैंने सोचा था कि 12 बजे मैं चला जाऊँगा, 3 घंटे पहले बोर्डिंग हो जाएगा। सॉरी, मेरी फ़्लाइट 4 बजे की, तो मैंने सोचा 12 बजे चला जाऊँगा, बोर्डिंग हो जाएगा। लेकिन ऐसी गलती मत करिएगा। मेरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट मिस हो गई थी। मेरी वजह से फ़्लाइट ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट हुई थी, क्योंकि मैंने बोर्डिंग कर दिया था लेकिन सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन में बहुत लंबी लाइन थी। वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। सो मेक श्योर कि आप 11 बजे के आसपास बोर्डिंग की लाइन में खड़े हो जाए, क्योंकि लाइन बहुत ही लंबी होती है। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लाइन में ही निकल जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप जल्दी खड़े हो जाए और बोर्डिंग जल्दी कर दें। वहाँ पे आपका, अगर आप ये फ़्लाइट कनेक्टिंग है तो आपका जो लगेज है वो लगेज ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी टोरंटो वाली फ़्लाइट में। तो आपके पास सिर्फ जो हैंड लगेज है उसको ही आपको चेक इन करवाना है। वहाँ पे हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इमिग्रेशन चेक। इमिग्रेशन के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे आपके, जो कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर है, फिर फीस रिसिप्ट है। मेरे केस में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मांगा था, मेरा सिर्फ पासपोर्ट मांगा और देन मुझे जाने दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक में एक इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपने साथ जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, इवन जो चार्जिंग केबल्स हैं, उसको भी एक अलग पॉलीथीन में रखें ताकि सिक्योरिटी चेक के टाइम वो पॉलीथीन आप बैग में से निकाल दें और वो प्रोसेस स्मूथ हो जाए। वॉच है, वॉलेट है, बेल्ट है, वो सब एक ही पॉलीथीन में रख दें ताकि वो कहीं मिसप्लेस भी ना हो, गुम भी ना जाए और आपको इजीली जल्दी से स्मूथ प्रोसेस लगता है। नेक्स्ट, अगर आप दिल्ली सिक्योरिटी चेक कर देते हैं उसके बाद बहुत ही बहुत ही लंबी वॉक है जाने के लिए, प्लेन तक पहुंचने के लिए। सो मेक श्योर आपके पास उतना टाइम हो कि आप वहाँ तक चल के आराम से जा सकें, क्योंकि कभी बार वो जो पैसेंजर कैरी करने के लिए जो कार आती है वो भी होती है वहाँ पे, लेकिन कोई बार आपको नहीं मिली या जगह ना हो उसके अंदर, तो आपको चल के जाना पड़ सकता है। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास होगा वो वॉक। सो मेक श्योर कि आपके पास उतना टाइम हो। फिर बोर्डिंग, फिर प्लेन में बैठने के बाद, और प्लेन में हो सके उतना थोड़ा सा जल्दी से जाए, क्योंकि
लास्ट में जब जो लास्ट में प्लेन में आता है उसको जगह नहीं मिलती है अपना सामान रखने के लिए। मेरे केस में ऐसा होता, मैं सबसे लास्ट बोर्ड गया था प्लेन में, तो मेरी एक बैग पीछे के सेक्शन में थी, एक बैग आगे के सेक्शन में थी, तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए थी बैग में से। तो थोड़ा सा जल्दी हो सके तो चले जाइए प्लेन के अंदर। फिर नेक्स्ट है कि फूड, प्लेन में फूड बहुत सबका सारे लोग का कंसर्न होता है कि फूड कैसा होता है। फूड इज़ मतलब चल जाए ऐसा होता है, पेट भर जाता है। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगेगा फूड, तो आप घर से भी कुछ कैरी करके ले जा सकते हैं ताकि ड्यूरिंग द फ्लाइट आप खा सकें। मेरी फ़्लाइट में मुझे फर्स्ट ब्रेकफास्ट दिया था, देन लंच एंड देन डिनर तो दिया ही नहीं था क्योंकि डिनर का टाइम हुआ ही नहीं था तब तक। फिर से अगेन ब्रेकफास्ट ही दिया था। और ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हैवी होता है कि आपका पेट भर सकता है कुछ टाइम के लिए लैंड होने तक। सो खाना नहीं भी ले जा सकते, अगर आपको प्रेफरेंस है खुद की तो आप ले भी जा सकते हैं। फिर जब कनाडा लैंडिंग के ऑलमोस्ट हाफ एन आवर पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, कस्टम फॉर्म। कस्टम फॉर्म के अंदर आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है, जैसे नाम एंड ऑल वो सब, और आपका पीरियड कितना है कनाडा में रहने का। मतलब हो सके तो आप अपने डेज गिन के रखिए कि जब से आपको आज जब आप लैंड हो गए वहाँ से कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने का, वो डेज़ का पीरियड आप गिन लीजिए। हाउएवर मतलब जितना भी होता हो, मतलब मेरे केस में अराउंड 300 समथिंग हो रहा था क्योंकि मैं लेट गया था। मेरा वीज़ा पहले आ गया था, लेट में भी आया हूँ। सो आप वो भी गिन कर रखिए ताकि ये फॉर्म में लिख दीजिए। ये फॉर्म बेसिकली कहीं सबमिट नहीं करना होता है आपको, सेम ऐसे फॉर्म वहाँ पे कनाडा लैंड होने के बाद एक कंप्यूटर मशीन रखी हुई थी, ऑटोमेटेड मशीन, उसके अंदर पूरा प्रोसेस करना होता है। वो प्रोसेस के अंदर आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है ताकि आपकी डिटेल्स सब उसमें चली जाए। फिर आपको जो ये कस्टम फॉर्म में भरा हो वो सब भरना होता है, लाइक कितने डेज़ का आप यहाँ पे रहेंगे, क्या कुछ आप ऐसी चीज़ें ले आए जिसमें नट्स है या फिर सीड्स है, ऐसी कोई चीज़ है आपके पास। तो वो सब क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे, उसका आपको सिंपली आंसर देना है। और उसके बाद वो जब होने के बाद आपको एक फ़ोटो क्लिक होगा और एक रिसिप्ट बांधनी रहेगी। वो रिसिप्ट लेके आपको जाना है सिक्योरिटी चेक में। सिक्योरिटी चेक में जाने के बाद आपको आपकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर फीस रिसिप्ट, पासपोर्ट, वो सब मांगिए। जब मैं आया था तब रैंडम आरटीपीसीआर हो रहा था कि पिंक स्टिकर अगर आपके पासपोर्ट पर लगाते हैं तो मतलब आपको आरटीपीसीआर करवाना है। अगर ग्रीन है तो फिर रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन मेरे केस में मुझे रैंडम चेकिंग के लिए भेजा था, पिंक स्टिकर लगा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो इमिग्रेशन चेक का है। इमिग्रेशन के अंदर भी स्मूथ प्रोसेस था, वहाँ पे भी आपके लेटर ऑफ एक्सपेक्टेंस मांगते हैं। फिर रिसिप्ट, देन वो आपको पूछ भी सकते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं एंड ऑल। आपका पर्पस भी पूछता है कभी कभी कि आप पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आप क्या करने वाले हैं। सो डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट सिंपली आंसर दे और पूरा कॉन्फिडेंस आंसर दे। उनको इमिग्रेशन ऑफिसर को ये नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट है या फिर वो कोई दूसरे गलत काम के लिए आया है। सो मेक श्योर। मेरे केस में इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर था तो प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा स्मूथ था। दैन नेक्स्ट स्टेप है इमिग्रेशन चेक हो गया। फिर मेरे केस में कोविड टेस्ट था तो मुझे कोविड टेस्ट करने के लिए अलग डायरेक्शन में जाना पड़ा था। वहाँ मेरा आधा घंटा ऑलमोस्ट बिगड़ गया था क्योंकि वहाँ पे जाके ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। वहाँ पे फिर टेस्ट हो गया, फिर आई वॉज गुड टू गो। फिर मुझे जाने के लिए बोल दिया गया और मैं वहाँ से फिर निकल गया। मुझे जो पिक करने आए थे वो भी आ चुके थे, सो मैं बाहर निकल गया और फिर हम लोग चले गए। सो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यही कहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितना हो सके इंडिया में बोर्डिंग जल्दी कर दे ताकि मेरा जैसा सीन ना हो आपका। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरा बोर्डिंग 2-2:30 बजे के आसपास हुआ और फिर मैं सिक्योरिटी चेक के लिए गया। सिक्योरिटी चेक में ऑलमोस्ट 50 लोग थे मेरे आगे। फिर मैंने उनको अपनी टिकट बताई और दिखाई और फिर उनको बोला कि प्लीज़ मेरी फ़्लाइट है, मुझे आगे जाने दें। तो फिर वो लोग सारे लोग मतलब वेरी अंडरस्टैंडिंग। सो उन्होंने फिर बोला मुझे कि हाँ प्लीज़ आप चले जाइए। फिर मैं आगे गया सिक्योरिटी चेक का, सेम प्रोसेस मैंने इमिग्रेशन में जाके किया और वहाँ से भी मुझे चेक हो गया। सो मेक श्योर कि आपके पास इनफ टाइम हो ये सब के लिए, क्योंकि अगर फ़्लाइट मिस हो गई तो अगर नेक्स्ट फ़्लाइट मिलना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और मिलेगी तो भी बहुत ही एक्सपेंसिव होगी। सो
मेक श्योर कि आपके पास इनफ टाइम हो, 4-5 घंटे आप अपने साथ बफर में लेके चले फ्लाइट बोर्डिंग के पहले, ताकि आपका पूरा प्रोसेस स्मूथ हो। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मे बी आफ्टर कनाडा लैंड होने के बाद आपको क्या कुछ करना होता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू नीड टू डू वंस यू लैंड इन कनाडा। सो make sure to subscribe and like if you like the video, and thank you so much for watching. Bye bye, take care.